सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने निवसन तंत्र के घटकों के बारे में अभ्यास किया था। निवसन तंत्र के दो प्रकार के घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। और जैविक घटक के अंतर्गत तीन भाग, उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा है विघटक या तो उपभोगी। उपभोगी बोलो या उपभोक्ता बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है। आज हम अभ्यास करेंगे बच्चों आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला। आज हम आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है आहार श्रृंखला, बराबर। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि बच्चों ये शब्द ही बता रहा है ये प्रश्न क्या कहना चाहता। आहार श्रृंखला मतलब आहार को ध्यान में रहकर आहार के आधार पर एक श्रृंखला बनती है। आहार के आधार पर एक श्रृंखला बनती है। अभी निवसन तंत्र में जितने भी सजीव थे, बराबर, जितने भी सजीव थे वो अपनी खुराक मतलब आहार की ज़रूरत के लिए परस्पर एक दूसरे पर आधार रखते हैं। निवसन तंत्र में जितने भी सजीव घटक, जैविक घटक हैं, सजीव है वॉटएवर, वो खुराक या तो भोजन के लिए एक दूसरे पर आधार रखते हैं और यह सजीव एक दूसरे पर आधार रखकर एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। सभी सजीव निवसन तंत्र में क्या करते हैं? एक दूसरे पर खुराक के लिए आधार रखते हैं और एक आहार श्रृंखला की रचना करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि निवसन तंत्र में जो सजीव होते हैं, निवसन तंत्र के अंतर्गत जो भी सजीव है वो खुराक के लिए परस्पर एक दूसरे पर आधार रखते हैं। क्या कहा बच्चों? निवसन तंत्र के अंतर्गत जो भी सजीव है, निवसन तंत्र के अंतर्गत, निवसन तंत्र उसमें जो भी सजीव होंगे वो सजीव स्वतंत्र नहीं रहते, परंतु खुराक के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे पर परस्पर आधार रखते हैं और किसका निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का। किसका निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का। निवसन तंत्र के जो भी सजीव होंगे वो खुराक के लिए एक दूसरे पर परस्पर आधार रखते हैं और इस प्रकार आहार श्रृंखला की रचना होती है। आहार श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एक प्रकार की चेन, और किसके आधार पर वो चेन बनी होती है? तो खुराक के आधार पर। अभी आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या तो 4 चरण की होती है, बराबर। आहार श्रृंखला या तो 3 या तो 4 चरण की होती है। आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक अवस्था है वो पोषक स्तर का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला की जितनी भी अवस्था है, 3 अवस्था है, 4 अवस्था है, वो प्रत्येक अवस्था पोषक स्तर का निर्माण करती है। अभी हम बता दें, उत्पादक सजीव जो भी होंगे, उत्पादक सजीव, ठीक है, वो प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। प्रथम पोषक स्तर में आते हैं मतलब सबसे पहले पोषण वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो उत्पादक सजीव प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। यह सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, सूर्य ऊर्जा का शोषण करते हैं और अपना खुराक का निर्माण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में खुराक बनाते हैं। मतलब उत्पादक सजीव एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना खुराक स्वयं बनाते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? यह उत्पादक सजीव के अंतर्गत हरित द्रव्य होता है, वो सूर्य ऊर्जा का शोषण कर सकता है। वो सूर्य ऊर्जा का शोषण करके
ये जो वनस्पति होती है, हरी वनस्पति मतलब उत्पादक सजीव, वो हवा के कार्बन डाइऑक्साइड और मूल द्वारा शोषित पानी और खनिज द्रव्य में से अपना खुराक बनाते हैं और उस खुराक के रूप में सूर्य ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। अभी उत्पादक सजीव को हम प्रथम पोषक स्तर कहते हैं। अभी उत्पादक सजीव के द्वारा जो भी खुराक बना उसका उपभोगी सजीव, ठीक है, उपभोगी सजीव उपयोग करते हैं। उपभोगी सजीव में वापस 3 भाग थे, याद हो तो बच्चों। उपभोगी सजीव में वापस सर्वप्रथम तो तृणाहारी थे। जो सर्वप्रथम कौन से थे? तृणाहारी, जो द्वितीय पोषक स्तर माना जाता है, क्योंकि उत्पादक सजीवों का जो डायरेक्टली उपयोग करता है, ठीक है, वो तृणाहारी, मतलब इसको हम द्वितीय पोषक स्तर कहेंगे, बराबर। छोटे मांसाहारी को हम तृतीय पोषक स्तर कहेंगे। छोटे मांसाहारी को हम तृतीय पोषक स्तर कहेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये तृणाहारी में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उच्च मांसाहारी उसको हम चतुर्थ पोषक स्तर कहते हैं। उच्च मांसाहारी उसको हम कौन सा स्तर कहते हैं? चतुर्थ पोषक स्तर कहते हैं। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि सबसे पहले पोषण तो उत्पादक के पास पड़ा हुआ है, जो भी खुराक है उत्पादक के पास पड़ा हुआ है। द्वितीय नंबर का खुराक किसके पास है? तृणाहारी के पास। तृतीय का किसके पास है? छोटे मांसाहारी। और चौथे नंबर का पोषक स्तर मतलब चौथे नंबर का खुराक किसके पास है? उच्च मांसाहारी के पास। तो हम इजीली कह सकते हैं कि उत्पादक मतलब प्रथम पोषक स्तर। उपभोगी में वापस 3 भाग थे बच्चों, आपको पता है, तृणाहारी, छोटे मांसाहारी और उच्च मांसाहारी। जो तृणाहारी है वो आपको पता है द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण करते हैं और वो प्रथम उपभोगी है। छोटे मांसाहारी है वो तृतीय पोषक स्तर है, मतलब तीसरा पोषक स्तर है, जो क्या करते हैं, वो द्वितीय उपभोगी है। और उच्च मांसाहारी है वो तृतीय उपभोगी है, पर पोषक स्तर का नाम बोले तो वो चौथा पोषक स्तर बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने कहा है बच्चों कि जनरली आहार श्रृंखला 3 या तो 4 अवस्था की होती है। उत्पादक को हम प्रथम पोषक स्तर कहेंगे, उपभोगी में तृणाहारी द्वितीय पोषक स्तर, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर और उच्च मांसाहारी चतुर्थ पोषक स्तर। क्योंकि पोषक स्तर मतलब उसके पास पोषण है, उसके पास खुराक है। तो सबसे पहले खुराक किसके पास है? तो उत्पादक के पास, तो उसको हम नंबर 1 बोलेंगे। दूसरे नंबर का खुराक किसके पास है? तो तृणाहारी, तो उसको हम नंबर 2 बोलेंगे। तीसरे नंबर का खुराक किसके पास है बच्चों? छोटे मांसाहारी, उसको हम नंबर 3 बोलेंगे। और चौथे नंबर का खुराक किसके पास है बच्चों? उच्च मांसाहारी, तो उसको हम क्या कहेंगे? चौथा पोषक स्तर कहेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सजीव है परस्पर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप सबको पता है कि सभी सजीव स्वतंत्र नहीं रहकर एक दूसरे के ऊपर आधार रखते हैं। किसके लिए आधार रखते हैं? खुराक के लिए। किसके लिए आधार रखते हैं? खुराक के लिए। तो इस प्रकार से आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो परिभाषा हम कह सकते हैं, निवसन तंत्र के सभी सजीव खुराक की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर आधार रखते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। वापस बच्चों, निवसन तंत्र के सभी सजीव खुराक की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर आधार रखते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। एक आहार श्रृंखला का मैं नाम दे दूँ, जैसे कि सबसे पहले घास है, बराबर, उत्पादक में। उसको कौन खाता है? कीटक खाते हैं, उसको मेंढक खाते हैं और उसको पक्षी खाते हैं। मतलब कहने का मतलब है एक के बाद एक। जो सर्वप्रथम उत्पादक था उसमें से तृणाहारी आया, उसमें से छोटे मांसाहारी और उसमें से उच्च मांसाहारी। तत्पश्चात शैवाल या तो लील होती है, उसको छोटे प्राणी खाते हैं, उसको मछली खाती है और मछली को बड़ी मछली खाती है। तो कहने का मतलब ये है कि निवसन तंत्र पानी का भी होता है, बराबर। उसमें पानी की आहार श्रृंखला बनती है। रेगिस्तान का निवसन तंत्र, तो रेगिस्तान की आहार श्रृंखला बनेगी। तो जितनी भी आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, जितनी भी आहार श्रृंखला होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि रेगिस्तान की आहार श्रृंखला को तृणभूमि की आहार श्रृंखला के साथ कोई संबंध नहीं है।
तृणभूमि की आहार श्रृंखला को पानी की आहार श्रृंखला के साथ कोई संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं रूप से ये सभी आहार श्रृंखला स्वतंत्र नहीं होती, परंतु एक जाल बनाती है, एक जाल बनाती है, जिससे हम कहते हैं आहार जाल। क्या कहते हैं? ये सभी प्रकार की आहार श्रृंखला स्वतंत्र नहीं रहती, परंतु एक जाल बनाती है, जिसे हम कहते हैं आहार जाल। सभी प्रकार की आहार श्रृंखला स्वतंत्र नहीं रहती, पर एक जाल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, निवसन तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमें समझाना है, ऊर्जा का वहन समझाना है। क्या है बच्चों? निवसन तंत्र में ऊर्जा का वहन। निवसन तंत्र में ऊर्जा का वहन या तो ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का वहन। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि ऊर्जा किस प्रकार के मार्ग से जाती है। अभी आपको सबको पता है बच्चों, जो आहार श्रृंखला की प्रत्येक अवस्था एक पोषक स्तर है, बराबर। तो निवसन तंत्र में जो उत्पादक सजीव थे, ठीक है, उत्पादक सजीव थे, फिर तृणाहारी आए, फिर छोटे मांसाहारी आए, ठीक है, फिर उच्च मांसाहारी आए। तो ये सभी सजीव एक प्रकार का पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। ये सभी सजीव एक प्रकार के पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। उत्पादक, तृणाहारी, छोटे मांसाहारी और उच्च मांसाहारी। तो सर्वप्रथम आपको पता है कि ऊर्जा किसके पास है? उत्पादक के पास ऊर्जा है, बराबर। और ये उत्पादक के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें लिखनी है, जैसे कि ये उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप से अपना खुराक स्वयं बनाता है, वो लिखना है। और सूर्य ऊर्जा का, जो सूर्य में से जो ऊर्जा थी, ठीक है, वो इस उत्पादक ने किस में ट्रांसफ़र कर दी? रासायनिक ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा को इस उत्पादक सजीव ने किस में ट्रांसफ़र कर दिया? रासायनिक ऊर्जा में, बराबर। यह खुराक का वहन, ठीक है, यह खुराक का वहन इस तृणाहारी की ओर होता है। यह खुराक का वहन तृणाहारी की ओर होता है। जब तृणाहारी उत्पादक सजीवों का खुराक के रूप में उपयोग करते हैं, तो उत्पादक के पास जो रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक है, खुराक के रूप में, उसका वहन तृणाहारी में होता है। तृणाहारी को जब मांसाहारी खाते हैं, तो मांसाहारी में से ऊर्जा का वहन छोटे मांसाहारी में होता है। और छोटे मांसाहारी को जब उच्च मांसाहारी खाते हैं, तो छोटे मांसाहारी में से ऊर्जा उच्च मांसाहारी में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि सबके पास ऊर्जा आई, तो आई कहाँ से? उच्च मांसाहारी के पास तृणाहारी में, छोटे मांसाहारी में से, छोटे मांसाहारी के पास तृणाहारी में से, तृणाहारी के पास उत्पादक में से, पर उत्पादक में से आई किसके पास? सूर्य में से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निवसन तंत्र में जो सौर ऊर्जा है वो मुख्य है, और सौर ऊर्जा का प्रवेश कहाँ पर होता है? सीधा उत्पादक में, सीधा उत्पादक में। और उत्पादक ही उपभोगियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उत्पादक ही उपभोगियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, अदरवाइज उपभोगी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि छोटे मांसाहारी तृणाहारी को आराम से खा लेंगे, ठीक है, पर तृणाहारी ही नहीं होंगे, तृणाहारी के पास उत्पादक ही नहीं होंगे, तो तृणाहारी का अस्तित्व रहने वाला नहीं है। तो छोटे मांसाहारी के लिए भी खुराक संभव नहीं है, और छोटे मांसाहारी को खुराक नहीं मिला तो बड़े मांसाहारी का भी खुराक संभव नहीं है। उस प्रकार हम कह सकते हैं कि निवसन तंत्र में जो सौर ऊर्जा का प्रवेश होता है, उत्पादक से होता है। निवसन तंत्र में ऊर्जा का वहन हमेशा एक मार्गीय होता है। तो सूर्य में से जो ऊर्जा उत्पादक में गई, वो ऊर्जा उत्पादक में से वापस सूर्य में नहीं आएगी। उत्पादक में से जो भी ऊर्जा तृणाहारी में गई, वो ऊर्जा वापस तृणाहारी में से उत्पादक में नहीं आएगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निवसन तंत्र में जो ऊर्जा का वहन है वो एक मार्गीय है। और प्रत्येक पोषक स्तर, जैसे कि सूर्य ऊर्जा यहाँ से उत्पादक में से यहाँ पर गई, तो थोड़ी ऊर्जा का व्यय होगा, वापस यहाँ से यहाँ पर गई तो वापस थोड़ी ऊर्जा का व्यय होगा। प्रत्येक पोषक स्तर में थोड़ी बहुत ऊर्जा बिन उपयोगी ऊर्जा के रूप में व्यय होती है, उसका हम पुनः उपयोग कर सकते नहीं है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निवसन तंत्र में जो ऊर्जा का वहन होता है वो एक मार्गी होता है। बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है, जब आपको समझाने का कहते हैं तो बहुत ही सरल प्रश्न है। निवसन तंत्र में ऊर्जा का वहन, आपको अलग अलग पोषक स्तरों के बारे में जानकारी दे देनी है। दूसरी बात है कि लगभग
प्रत्येक पोषक स्तर को ये ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अपनी देह धार्मिक क्रिया करने के लिए, जैविक क्रिया करने के लिए। और लगभग लगभग जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें से 10% ऊर्जा आहार श्रृंखला के एक पोषक स्तर में से दूसरे पोषक स्तर में जाती है। जैसे कि सूर्य में से 100% गई, ठीक है, तो उत्पादक में कितनी जाएगी? 100 का 10% ही जाएगी, मतलब 10% ही जाएगी। तो फिर रासायनिक मतलब तो उत्पादक में से तृणाहारी में गई तो वापस उसके 10%, मतलब प्रत्येक पोषक स्तर को 10% ऊर्जा ही आहार श्रृंखला के एक पोषक स्तर में से दूसरे पोषक स्तर में जाती है। और आहार श्रृंखला के जो अवस्था होती है 3 अथवा 4 होते हैं, और चौथे पोषक स्तर के बाद ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से उपयोग होते 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 लास्ट चौथे पोषक स्तर के बाद ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। उत्पादक यहाँ पर सजीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो सजीवों की संख्या घटती जाती है, मतलब उच्च मांसाहारी में जो संख्या होती है वो घटती जाती है। और उत्पादकों की तुलना में उपभोगियों में ऊर्जा की जरूरत ज़्यादा होती है। उत्पादक मतलब हरी वनस्पति, बराबर। भी वनस्पति को न तो स्थानांतरण करना है, अपने अपनी जगह पर जकड़ कर रखना है, जबकि उसकी तुलना में उपभोगी सजीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनकी जो क्रिया होती है वो भी उत्पादक की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो उत्पादक की तुलना में उपभोगियों को ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उत्पादक की तुलना में उपभोगियों को खुराक की ज़रूरत ज़्यादा हो, ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। क्या था बच्चों? निवसन तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या तो ऊर्जा का वहन। बहुत ही सरल प्रश्न, ओनली उत्पादक उपभोगी सजीवों के बारे में आप समझाओगे तो इट्स ओके, ये पूरा प्रश्न इजीली क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।